नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि संकल्प पत्र की खूबियां। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को दिल्ली में संकल्प पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो के जरिए 2047 तक के विकसित भारत के विजन को बताने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने संकल्प पत्र की खूबियों के बारे में बात की। सीएम मोहन यादव ने बताया कि इस संकल्प पत्र मैनिफेस्टो से मध्य प्रदेश को क्या क्या मिलेगा, इसका पूरा रोड मैप बताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में 4 जातियां हैं और ये संकल्प पत्र उनके विकास के लिए है। संकल्प पत्र आगामी 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही केंद्रित है। संकल्प पत्र 2047 के विकसित भारत का संकल्प पत्र है। इसमें यह भी बताया गया है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि आमतौर पर चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में की गई घोषणाओं को संकल्प में बदला है, इसलिए कि उन्हें पूरा किया है। इसलिए उन्होंने इसका नाम संकल्प पत्र रखा है। संकल्प वह होता है जिसे पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश को जिन जिन सेक्टर में काम दिए थे वो पूरे किए हैं। जो समय मुझे मिला है, यह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जो समय मुझे मिला है उसमें हमने भी आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसी आधार पर हमने राज्य के भी संकल्प पत्र की बात की है और उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र से, जहां एक बार उन्होंने जिक्र किया है टूरिज्म का कि महाकाल लोक का, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही मेडिकल टूरिज्म की बात उन्होंने कही है। पहले सुनते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और वी.डी. शर्मा ने क्या कहा, उसके बाद इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। माननीय मोदी जी ने 10 साल में जो सरकार के माध्यम से पूरे भारत का विश्वास जीता, दुनिया में एक साख बनाई और हम सब सौभाग्यशाली हैं। उन्हें ये आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, वो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है जिसमें वो कहते गारंटी की भी गारंटी है। अब ये अंग्रेजी डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा पूरा। गारंटी की गारंटी वही बोल सकता है जिसके अंतर्मन में ये अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हो। ये जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र लोकसभा चुनाव के लिए कल भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत के लिए अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है। जो हमने पहले संकल्प लिए थे उनको गारंटी के साथ जो पूरा किया, तो ये आज आगामी आने वाले 5 वर्षों के लिए ये जो संकल्प पत्र है, ये मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। घोषणा पत्र वो जारी करते हैं जो हो सकता है कि संभावना हो कि घोषणाएं पूरी हो पा रही या नहीं हो पा रही, ये कहना है सीएम मोहन यादव का। लेकिन उन्होंने कहा संकल्प पत्र, और जो बात उन्होंने कही कि गारंटी की गारंटी, ये शब्द किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। चुनाव पर कितना असर होगा इस संकल्प पत्र का और इस शब्द का, चर्चा करेंगे। खास मेहमान है, परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंजरी जैन जी। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना सक्सेना जी। रीना सक्सेना जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विलक्षण सक्सेना जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मंजरी जैन जी, आपके पास आना चाहूँगा। कल घोषणा पत्र, यूँ कहें संकल्प पत्र जारी कर दिया गया और उसके बाद में उसको लेकर के तमाम चर्चाएं हुई, क्रिया प्रतिक्रिया आई। आज आवश्यकता थी इस बात की कि संकल्प पत्र में क्या क्या खूबियां हैं। हर राज्य में वहाँ के, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पर वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने खूबियों पर प्रकाश डाला। कल इन चीज़ों की कमी रह गई थी घोषणा पत्र जारी करते समय कि आज हर राज्य में राज्यवार उसको बताने की आवश्यकता पड़ी। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या खास है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि कल हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ जी, तो हर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के जो मुख्य, जहाँ जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में उस संकल्प पत्र
को जनता तक पहुंचाने के लिए एक सबके सामने उसको रखने का, जनता के सामने उसको रखने के लिए आज ये जो प्रेस वार्ता आयोजित की, ताकि लोगों तक पहुंचे कि संकल्प पत्र में क्या है। तो इसलिए उसका उद्देश्य ये था कि लोगों तक हमने जो संकल्प लिए वो पहुंचाने का उद्देश्य। दूसरा खास, देखिए हमने जब 2014 में सरकार में आए तो हमने जो संकल्प लिए थे, मोदी जी ने एक एक संकल्प को पूरा किया। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई और जो उसका एजेंडा था, उस एजेंडे को एक एक करके पूरा किया, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, और आज हम वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो जो हमने संकल्प लिए थे वो पूरे किए हैं। हमने संकल्प लिया था कि हम देश को पूरी दुनिया के सामने लाके खड़ा करेंगे, तो हमने 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बनाए। हमने विकास के नए आयाम गढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यदि हम कहें तो हमने बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट कर दिया है कि लोग 10 साल में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जितना हमने काम किया है, मैं समझती हूँ पिछले 50-60 सालों में। मंजरी जी आपको रोकना चाहूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि ये जैसा कहा गया कि इसमें पिछले 10 वर्षों के काम को भी शामिल किया, क्योंकि चुनाव में जो घोषणा पत्र आता है, जैसे आपने संकल्प पत्र नाम दिया, तो उसमें ये चीज होती है कि हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है, इसका उल्लेख करना कितना जरूरी था? देखिए, जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो ये भी बताना जरूरी है कि आपने हमें 10 साल का जो मौका दिया था और जो हमने 10 साल पहले संकल्प लिए थे वो हमने कैसे पूरे करे हैं, और जनता के सामने वो रखना, हमारा रिपोर्ट कार्ड रखना भी जरूरी है। और दूसरा, हमारा विजन क्या है, अगले 5 सालों में हम क्या करने वाले हैं, वो भी रखना जरूरी है। तो हमने जो संकल्प किए थे वो भी किए, और आगे हम जो संकल्प ले रहे हैं उनको भी आने वाले समय में सरकार में आने के बाद पूरा किया जाएगा। तो ये रिपोर्ट कार्ड तो सबको रखना चाहिए। तो कांग्रेस को भी रखना चाहिए था कि 50-60 साल में आपने क्या किया। आज आप जो बातें करते हैं, जो न्याय की बातें करते हो, तब आपने न्याय क्यों नहीं किया जब आप सत्ता में थे? सबसे ज्यादा तो सत्ता में आप रहे। आपने न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय पत्र निकाल रहे हैं, किस चीज का? आपके न्याय पत्र में आप तुष्टीकरण स्पष्ट नजर आता है। जिस तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस हमेशा चलती रही, उसी तुष्टीकरण पर आज भी है। जात पात में बांटने का काम आज भी कर रहे हैं, क्षेत्रीयता के तौर पर बांटने का काम। ठीक, मंजरी जी वापस आता हूँ आपके पास में, आपकी बात का जवाब ले पूरी बात नहीं जी। आप घोषणा पत्र में कह रहे हैं हम 3 करोड़ मकान बनाकर देंगे। हम 4 करोड़ से अधिक मकान बनाकर दे चुके हैं। आप 60 साल रहे, आप मकान नहीं बनाकर दे पाए। हम 14 करोड़ शौचालय बनाकर दे चुके हैं, आप शौचालय बनाकर नहीं दे पाए। हम नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं कर पाए। आपने 60 सालों में क्या किया? पिछले 60 साल का रिकॉर्ड देखिए और हमारे 10 साल का रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। आज जो दुनिया के सामने देश की साख बढ़ी है तो विकास के आधार पर बनी है। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जो नीतिगत निर्णय लिए गए उससे बनी। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। कुछ सवाल खड़े किए हैं रीना सक्सेना जी, वो सवाल लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी जो न्याय पत्र हुआ उस पर सवाल खड़े किए हैं कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर पाए, गठबंधन की ओर से जो चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि उस न्याय पत्र पर, और जो बात अभी मंजरी जी ने कही कि हमने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया कि हमने क्या क्या किया है, बहुत सारी बातें, 370 की बात उन्होंने कही, राम मंदिर की बात उन्होंने कही, तो ये इनके उत्तर में आप क्या कहना चाहेंगी? पहली बात कि मंजरी जी से आप क्या उत्तर देना चाहेंगे? दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को, अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र बता रही है और जनता के बीच में यह कह करके कि हमने जो संकल्प लिए थे वो पूरे किए और आगे भी करेंगे। मंजरी जी ने बहुत सारी बातें करी, लोग लुभावन बातें करी है, कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया है। आप चाहे संकल्प कर लीजिए, चाहे घोषणा पत्र कर लीजिए, 10 साल से, पिछले 10 साल से मोदी जी जो पहली बार आए थे वो जो घोषणाएं करके आए थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, क्या लाए? नहीं। इसका जवाब जनता जरूर मांगेगी, नहीं दिया इन्होंने। जो हमारी जनता का पैसा लेके विदेश में भाग गए थे, क्या उन अपराधियों को ये वापस ला पाए? नहीं, वो भी नहीं ला पाए। इन्होंने कहा हम रोजगार देंगे, रोजगार क्या ये दे पाए? नहीं दे पाए। रोजगार के मामले में 0 बटे सन्नाटा। और सूरज जी, आपको सबसे अच्छा याद होगा कि जब महंगाई को, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार ये नारा लेके आए थे ये लोग, और महंगाई हम खुद देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि देश में महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और जनता जो है त्राही त्राही कर रही है।
गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, हम फिर वही वाली बातें हैं कि गैस सिलेंडर की बेरोजगारी बढ़ गई है, घर का राशन कैसे चले, युवा बेरोजगार बैठा हुआ है हर घर में, उसको रोजगार मिला नहीं, जो आय का साधन था वो बंद हो गया, ऊपर से गैस सिलेंडर हो, चाहे तेल हो खाने का, चाहे अनाज हो, सब महंगा होता जा रहा है। अब इनको 10 साल बाद याद आ रही है कि हम मुफ्त राशन बांटेंगे, हम मुफ्त पानी देंगे, हम मुफ्त, ये 10 साल से सो रहे थे क्या? 10 साल से साहब आप दूसरे का रोना रोते आ रहे हैं, 60 साल से उनने क्या किया, उनने क्या किया, उनने क्या किया। 10 साल से जनता को जवाब दीजिए मंत्री जी कि आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया। जो लोक लुभावन वादे देके पहली बार मोदी जी आए थे, दोबारा फिर आए नया वादा लेके, दोबारा फिर अब नया संकल्प पत्र लेके आ गए। जरा जनता को और ज्यादा मूर्ख बनाना है तो वो उस हिसाब से संकल्प पत्र लेके आ गए, मगर बातें वही हैं गोल गोल ना। तब कोई 10 साल में ये हल निकाल पाए बेरोजगार युवाओं का, और ना अच्छा ये तो इन्होंने लीक पेपर का निकाला है, लीक पेपर कानून लाएंगे, ये तो चुराया है इन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का तो न्याय पत्र पहले ही आ चुका है। आप ही के विधायकों ने लीक पेपर करवाए, आप ही का व्यापक घोटाला है साहब, आप ही का सारे घोटाले हैं, है ना सारे। रीना जी क्या कर लेंगी, ये तो जब जाएगा कि व्यापक घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सबसे शर्मनाक देन है भारतीय जनता को, व्यापक घोटाला देन है जनता को कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया, रोजगार खा गए लोगों का, 69 लोग मरे जिसमें, ये सबसे बड़ा घोटाला है। उस पर कोई कार्रवाई, जो कहते हैं कि मैं न छोड़ूंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, उनको गले लगा रहे हैं। और ऊपर से व्यापम के खिलाफ आज तक 10 साल में मोदी सरकार आई जो कहती थी जनता की स्थिति की हम ईमानदारों पर बात करेंगे, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं। मंजरी जी वापस आता हूँ वापस आता हूँ मंजरी, ठीक है रीना जी वापस आ रहा हूँ, ठीक है आ रहा हूँ। रीना सक्सेना की कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से हो जनता, मगर ना कांग्रेस की है, ना आम आदमी पार्टी की है, ना भारतीय जनता पार्टी की है। जनता देश की है, उसे न्याय चाहिए और वो आपसे न्याय की उम्मीद करती है। अरे आपके लोक लुभावन बातों की अपेक्षा नहीं करती है। वो आपसे काम की आपको धोखा दे रही है जेल में आप आएंगे, जनता के हित में काम करेंगे, यहाँ आकर आप लोक लुभावन बातें नहीं करेंगे। केजरीवाल जी के बारे में जवाब दीजिए, जेल के बारे में जवाब दीजिए। शराब घोटाले में लिप्त सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश में भी है। जनता के हित की बात करना बनता है। ठीक है रीना जी, मंजरी जी, रीना सक्सेना जी, मंजरी जैन जी वापस आऊंगा और मेहमान हमारे साथ हैं। ठीक है मंजरी जैन जी वापस आऊंगा आपके पास और मेहमान है हमारे साथ। ठीक है काम करने वाली सरकार आई है। ठीक है रीना सक्सेना जी आपसे आग्रह है, मंजरी जी आपसे भी आग्रह है, आपसे भी, आप दोनों से आग्रह है, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में, तब अपनी बात रखिए। और मेहमान हमारे साथ हैं, आपसे आग्रह है वापस आऊंगा तब अपनी बात रखें। महेंद्र अमूली जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। महेंद्र अमूली जी बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और सीधे आपके पास आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया है, कि संकल्प पत्र लेकर के जनता के बीच में है। सबसे पहले कांग्रेस की ओर से क्या टिप्पणी है इस संकल्प पत्र पर, क्योंकि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने और बीडी शर्मा जी ने इसकी जो खूबियां हैं वो खूबियां गिनाई हैं कि ये मध्य प्रदेश के लिए कितना मुफीद होने वाला है संकल्प पत्र। मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में मेडिकल पर्यटन बढ़ेगा, मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम को छुएगा इस संकल्प पत्र के बाद। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को। देखिए, जो संकल्प पत्र इन्होंने लेकर आए हैं जी, आपको मैं बता दूं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरीके का संकल्प पत्र इन्होंने लाया था, जिसमें इन्होंने वादा किया था कि 3100 रुपए धान एमएसपी पे देंगे, जो कि मिला नहीं किसान भाइयों को। 2700 रुपए गेहूं देंगे, वो भी नहीं मिला। उज्ज्वला योजना में 450 रुपए का गैस सिलेंडर महिलाओं को देंगे, वो भी नहीं मिला। और इसके अलावा लाडली बहना, जो शिवराज सिंह चौहान जी की योजना थी, जिसमें उन्होंने लोक लुभावन वादे करके तो वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर 3000 रुपए देंगे, वो भी नहीं मिला। तो इनके संकल्प पत्र पर कैसे विश्वास किया जाए, ये एक बहुत समस्या का विषय है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 3 चीजों को लेकर के काम करती है। कांग्रेस का एक अपना इतिहास है और 3 महत्वपूर्ण चीज होती है। पहली होती है पब्लिक सर्विस, लोक सेवा,
दूसरा होता है पब्लिक वेलफेयर, लोगों का कल्याण, और तीसरा होता है पब्लिक पॉलिसी जो बन रही है पब्लिक सर्विस और पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो एक्चुअल में जो बन रही है वो लोगों तक पहुंचे। कागज में लिख देने से, संकल्प पत्र को ला देने से, झूठे वादे कर देने से चीजें क्लियर नहीं होती। और भाजपा की आदत है जोर से बोलना, बार बार बोलना, झूठ बोलना, अपनी बात को मनवाना। कांग्रेस 5 न्याय की अपनी बात पर कायम है। युवाओं को लेकर के न्याय करेगी कांग्रेस, श्रमिकों को लेकर के न्याय करेगी। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस नियुक्तियां हो रही है गीग इकोनॉमी में, उनको लेकर के जो गैर संगठनिक कामों में लगे हुए कमजोर तबके के लोग हैं उनको लेकर के काम करेगी। महिला न्याय को लेकर के काम करेगी, किसानों को लेकर के काम करेगी। और वो सारे के सारे पॉइंट जो हमने अपने उद्देश्य प्रस्ताव या अपने घोषणा पत्र में लाए हैं, लगभग उसी की कॉपी इन्होंने की है, जैसा इन्होंने विधानसभा चुनाव के समय किया था। हमने नारी सम्मान योजना लाई, कमलनाथ जी ने 1500 रुपए देंगे, उसकी कॉपी करके इन्होंने लाडली बहना योजना लाई। तो आप थोड़ा बाद में ले आते अपना संकल्प, अपना न्याय पत्र, ताकि इनको कॉपी करने का मौका न मिलता। नहीं, हमारा जो न्याय पत्र है जो हमने जनता से ग्रास रूट लेवल पे डिस्कशन करके बनाया है। वो एसी कमरे में बैठ के बिस्लरी पानी पीकर हमने योजना नहीं बनाई। मध्य प्रदेश के 55 जिलों के अंदर क्या हालात है लोगों से छिपे नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, मध्य प्रदेश का युवा परेशान है। पटवारी घोटाले जैसी बड़ी घोटाले होने के बाद भी उनकी नियुक्ति हो जा रही है। मध्य प्रदेश में कोई परीक्षा समय पर सिस्टमैटिक नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के अंदर महिलाएं ठग गई हैं, उसको 3000 का वादा करके 1000 रुपए दे दिया गया है। तो ये जो संकल्प प्रस्ताव इन्होंने लाया है, ये चुनावी एजेंडा है। ये धर्म की राजनीति करते हैं, प्रतीकों की राजनीति करते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है चुनाव आते हैं, संकल्प करो, वादे करो और अपनी सरकार बना लो। ठीक है महेंद्र जी, आपने एक शब्द लिया धर्म की राजनीति। इनके संकल्प पत्र में धर्म का कौन सा बिंदु है, मैं जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे। संकल्प प्रस्ताव में धर्म का बिंदु है नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पे तुष्टीकरण करने का प्रयास और ध्रुवीकरण करने का प्रयास चुनाव के पहले किया जाता है। वो किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, मैं ये बात लेकर के मंजरी जी तक जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आना चाहूंगा। न्याय पत्र जारी हुआ और उसके बाद में संकल्प पत्र, दोनों की तुलना, दोनों का विश्लेषण। देखिए, यहाँ पर अगर अपन दोनों कंपैरेटिवली अगर हम देखें कि क्या कि इनकी स्टैंडिंग क्या पड़ती है, तो पहले तो हम सबसे स्टार्ट करते हैं बीजेपी में, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में फ्रेश है जी। सी जो वादे स्ट्रेटेजिकली और कैटेगराइजेशन ली, चाहे वो आप मछुआरों से शुरू करें, किसानों से शुरू करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से करें, महिलाओं से करें, इन सब के लिए हमने एक चीज देखी है कि काइंड ऑफ एक प्रॉपर रेपुटेशंस भी दिखाई देते आ रहे हैं। मोस्टली जो इनोवेशंस यहाँ पे रिलेटेड आई हैं, जैसे अगर हम किसानों से संबंधी बात करें तो उनके लिए फर्टिलाइजर्स, क्रॉप इंसेंटिवाइजेशन, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्कशन तो मतलब मैं समझता हूँ जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है तब से ही होता आ रहा है, तो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां रही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, अगर एक प्रॉपर आइडियोलॉजी के साथ उसको नहीं इंप्लीमेंट किया गया तो ये सिर्फ एक बात कहने की ही हो जाएगी। हालांकि इसमें अलग इनोवेशंस हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने डिटेल में पढ़ा हो तो एक कृषि सैटेलाइट लॉन्च करने की बात करी गई है, जिसमें बोला गया है कि क्रॉप्स का फोरकास्ट किया जाएगा, पेस्टिसाइजेशन लिखा जाएगा, वेदरिंग ऑफ सॉइल, इन सबसे रिलेटेड उसका काम आएगा। तो ये इनोवेशंस अप्रिशिएबल है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम पूरे क्रॉस सेक्टर को देखें तो क्या एक एलीट भारत का विकास हो रहा है। जब हम श्रमिक सेक्टर में देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे चीज दिखाती है कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब ये एक बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट यहाँ पर आता है, क्योंकि जरूर ये एक अप्रिशिएटेड क्या कहते हैं एफर्ट है, बट जहां तक हम रेलवे का विकास देखते आए हैं कि एक जमाने में रेलवे में सुविधाएं नहीं होती थी, फिर सुविधाएं बढ़ी, जब सुविधाएं बढ़ी तो उसमें फैसिलिटीज में, ट्रांसपोर्टेशन में कनेक्टिविटी बढ़ी तो क्लासेस आई कि भाई एक स्लीपर होगा, फिर एक थर्ड एसी होगा, फिर एलिटनेस में सेकंड एसी भी आया, फिर बीच में एक लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने कहा हम तो गरीब रथ चलाएंगे, कि हर व्यक्ति के लिए एसी का एक कंपार्टमेंट होना जरूरी है। ये एक प्रोग्रेसिबल चीज थी कि आप देख रहे थे कि एक ऐसी चीज जो आप ज्यादा पैसे देके खर्च कर सकते हो, एक गरीब आदमी भी उसे एक्सेस कर सकता है। आज की डेट में हमने वंदे भारत तो खड़ी कर दी और 4000 वंदे भारत हम इंप्लीमेंट भी कर देंगे, बट क्या हमने आज भी कोशिश करी कि पूरी भारतीय रेलवे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास पूरी एयर कंडीशन होनी चाहिए? क्योंकि
मैं इतना तो जितना इकोनॉमिक समझता हूँ, जितना स्ट्रेटेजाइजेशन समझता हूँ, बुलेट ट्रेन से ज्यादा ही बेटर एफर्टेड है। हम ऐसी ट्रेन्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिशरमैन के लिए स्ट्रैटेजी देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि बीजेपी ने बहुत ही ध्यान से मिशन साउथ को भी अपने अंदर इंक्लूड किया है। बराबर। फिशरमैन कम्युनिटीज आज की डेट में दक्षिण भारतीय स्टेटों में एक्सपोर्ट्स और पेरिशेबिलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन बनती जा रही है कि वो डिक्लाइनिंग पे है। फिशरमैन्स जो साउथ में, तमिलनाडु में, खासतौर से केरला में बिलोंग करते थे, इनको प्रजातियों की एब्सेंस होना और उसके बाद में हैचरीज और सप्लाई में एक डेफिशिएंसी क्रिएट होना, और बाकी जो ग्लोबल साउथ के अदर कंट्रीज हैं जहां पर ये एक्सपोर्ट्स क्रिएट होते हैं, उनसे एक टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो इनके लिए बेटर फैसिलिटीज करने के लिए मिशन साउथ को भी ध्यान से देखा गया। और आखिरी बात अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखिए, ये कार्यकाल में मोदी जी चुनाव घोषणा आचार संहिता होने से पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे कि चुनाव के बाद धमाधम काम आने वाला है। ये काम सरकारी महकमे में किस हिसाब से आता है? तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो यहाँ पर बात करी गई थी, इनकी रिकमेंडेशंस के प्रति हम क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अगर संविधान में बदलाव 370 का एक जादुई आंकड़ा है, स्पेशल मेजोरिटी है, अगर स्पेशल मेजोरिटी पास कर ली जाएगी तो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकती है विद 2/3 मेजोरिटीज ऑफ स्टेट, जो कि इवेंचुअली बिल्टअप किया जा सकता है। धीरे धीरे सरकारों को साथ में लाते हुए, अगर आपकी राज्य में प्रॉपरली अगर आपके पास 2/3 की एक मेजोरिटी बन गई, आपके सहायकों से भी बन गई, तो सिर्फ एक रैटिफिकेशन की जरूरी है, आप पूरा ही टोटल ओवरऑल कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने देखने के लिए भी कहा गया, तो वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा ने कह तो दिया है, बट ये जनता को समझाना, और खास तौर से बुद्धिजीवियों को, क्योंकि बुद्धिजीवियों पे, प्रबुद्ध जनों पे भाजपा का खास फोकस रहता है, ये भाजपा को अपने संकल्प पत्र के बाद समझाना बहुत जरूरी होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए खतरा क्यों नहीं है। जी, सही कहा आपने कि एक तरह आपने मिशन साउथ की बात की है, दूसरी तरफ ये बात भी समझाना लाजमी हो जाएगा कि ये देश के लिए, देश के संविधान के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ उन्होंने बात कही है, न्याय पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है, लोकतंत्र बचाने की बात कही गई है, दूसरी तरफ उन्होंने क्राइंग जब न्याय पत्र की लॉन्चिंग हो रही थी, जारी किया था, तब ये शब्द भी था कि एवरी इंडियन क्राइंग फॉर द रोजगार की उन्होंने बात कही थी उसमें, और तमाम चीजें उसमें शामिल की थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह आ जाती है मंजरी जैन जी, जैसा कि अभी महेंद्र जी ने कहा कि यहाँ नारियों की बात उन्होंने कही कि नारी न्याय है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बिंदुओं पर रीना जी ने भी सवाल खड़े किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनके सवाल ने, फिर मैं अपना प्रश्न लेकर आपके पास आता हूँ, उनके सवालों के उत्तर आप दे दीजिएगा पहले। बिल्कुल, देखिए महेंद्र जी ने कहा धर्म के आधार पर पत्र उठाकर देख लीजिए, जो मुस्लिम लीग जी विलक्षण जी, बस पाकिस्तान बनाया वही फिर ये मंजरी जी क्षमा चाहूंगा, आपको रोकना चाह रहा हूं, विलक्षण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि धर्म के प्रति अगर बात करी जा रही है तो कॉरिडोर्स और राम मंदिर से रिलेटेड जो वर्णन किया गया है उसे धर्म में क्यों नहीं काउंट करना चाहिए संकल्प पत्र में, ये एक पॉइंट है जो कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये एक आर्गुमेंट। ठीक है जी मंजरी जी। जी, आप किसे बहुसंख्यकवाद का आप विरोध कर रहे हैं, आप किसे खुश करना चाहते हैं? आपने राम मंदिर के आमंत्रण को अस्वीकार किया, आप किसे खुश करना चाहते हैं? तो ये तो इनका है कि ये तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। दूसरा, आपने कहा कि हमारे घोषणा पत्र की आपने कॉपी की। अरे आपके घोषणा पत्र में है कि आप कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ मकान देंगे। अरे हम 3 से ज्यादा हम मकान बनाकर करोड़ और बनाने का हमने कहा, तो ये तो आपने कॉपी कर लिया। हम कह रहे हैं हम 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड में, सीमा के आयुष्मान कार्ड के उसमें हम 5 लाख का फ्री इलाज कर रहे हैं, नागरिकों को भी वरीयता दी, तो ये तो हम पहले से कर रहे हैं। अब कॉपी तो आप कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं नल से तो पहले कार्ड बनाने का घोटाला हुआ है, उसका क्या जवाब देंगे संकल्प पत्र में? जो आयुष्मान कार्ड बनाने में घोटाला हुआ है और करोड़ों रुपए प्राइवेट अस्पतालों ने कमाया आयुष्मान कार्ड के नाम पर, घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाले के बारे में बात करिए आप। मोहल्ला क्लिनिक घोटाले के बारे में बात करिए, दूसरों के घोटालों की चिंता मत कीजिए। आप तो जो 250 से ज्यादा घोटाले करते हैं आप उसकी चिंता कीजिए। सरकार आपकी, तो आपके तो कोई कार्रवाई हो रही नहीं, ना सीबीआई है, ना ईडी है, रीना जी जब आपकी बारी आए तब बोलिए, दिमाग खराब मत
करिए, क्योंकि केंद्र में भी आप और प्रदेश में भी आप तो मजे से घोटाले करते जाइए, घोटाले को गले लगाते जाइए। आपने तो ये अच्छा घोटाले आ जाओ हमारे गले में उठाते हो, उसी को गले लगा लेते हो। तो आप ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड घोटाले उसका जिक्र सरकार में क्यों नहीं किया गया? भ्रष्टाचार में जेल में चक्की पीस रहे हैं, तो आप भी चिल्लाने से क्या हो जाएगा? आप भी पीसेंगे। ठीक है रीना जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। रीना जी, आप लोग अपना सोचिए, जो हम लोग ठीक है रीना जी बेचते हैं, ठीक है रीना सक्सेना जी, आपके पास आऊंगा। ठीक है रीना सक्सेना जी, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लिया है जो गाय को हमारी ठीक है रीना सक्सेना जी, वापस आऊंगा आपके पास। समय की सीमा का ध्यान रखेंगे रीना सक्सेना जी, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। मंजरी जी कम शब्दों की बात पूरी करें। रीना जी वापस आऊंगा आपके पास में। की बात कीजिए जी, क्योंकि आप अपने घोटालों की बात कीजिए, आप अपने धंधा की बात करिए ना। वो सुप्रीम कोर्ट में छोड़ दीजिए, चल रहा है आपने लिया कि नहीं लिया? ठीक है, लिया कि नहीं लिया? टीएमसी ने लिया कि नहीं लिया? कार्ड के बेचने वालों टीएमसी ने लिया कि नहीं लिया? यहाँ चैनल पे बैठ के चलाना। ठीक है रीना सक्सेना जी, मेरा आपसे आग्रह है। रीना सक्सेना जी, मेरा आपसे आग्रह है, वापस आऊंगा आपके पास। रीना जी आपकी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, फिर और मेहमान हमारे साथ हैं, उन्हें भी समझना चाहिए होगा। ठीक है रीना सक्सेना जी, वापस आऊंगा आपके। मंजरी जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें आप, और मेहमान हमारे साथ हैं। समय की वही कह रही थी कि हमने जो संकल्प लिए थे, हमने नारी उत्थान के लिए, नारी शक्तिकरण के लिए काम किए, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे बेटी पढ़ाओ, चाहे लाडली लक्ष्मी, चाहे लाडली बहना हो, चाहे बेगा भाई महिलाओं के लिए 1000 रुपए देने की बात हो। इनमें तो आते साथ 15 महीने की सरकार ने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। ये किस मुंह से बात करते हैं? आपने 15 महीने के अंदर घोटाले का बड़ा एक लिस्ट तैयार कर दी थी। कमलनाथ जी के इंडिया में जो मुख्यमंत्री थे, सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जो 5600 करोड़ की जो योजना आई थी, उसका है ना वर्क ऑर्डर होने के तुरंत बाद ही आपने उसमें तकरीबन 800 करोड़ का भुगतान कर दिया था। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी घोटालेबाज, घोटाले का और जो भ्रष्टाचार का बीज बोया है कांग्रेस ने, आज उसकी सजा है कि आज इनके सारे वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेता जो है वो जमानत पर घूम रहे हैं। तो मैं समझती हूँ मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, उसकी सजा भुगतना पड़ेगा। बौखलाए हुए हैं परिवर्तित होने दीजिए। आप लोग का भी नंबर जेल के पीछे ही आएगा। रीना सक्सेना जी, ये जो आपका वाक्यांश है रीना सक्सेना जी, मेरा सवाल आप ही से, आपका जो वाक्यांश है कि केंद्र में सरकार परिवर्तित होने दीजिए, आपका भी नंबर आएगा जेल जाने का, इसका क्या आशय समझा जाए? देखिए सीधी सी बात है सूरज जी की 36% मिलता है भारतीय जनता पार्टी को वोट। हाँ 36% की इनकी वोटिंग है और 64% अपोजिशन को जाता है। एक बहुत बड़ा गणित है, ये सब समझदार समझ रहे हैं कि इस बार जो इंडिया गठबंधन हुआ है, जो आपस में वोट काटते थे 64%, वो अब इस बार 64% आपस में बटेगा नहीं। मेरा प्रश्न ये नहीं तो 64% इंडिया गठबंधन को मिलेगा, जहां सपा खड़ा हो रहा है उसको मिलेगा, आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है आम आदमी पार्टी को मिलेगा। मेरा प्रश्न आपके शब्दांश के आशय का था, कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को आपसी लड़ाई का फायदा नहीं मिलेगा। मेरा प्रश्न ये नहीं था किसको कितने % वोट मिलता है, मेरा प्रश्न था कि आपने जो शब्द कहे कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने दीजिए, आप लोग भी जेल जाएंगे, इसका आशय क्या है? इसका आशय यही कि जो इन्होंने घोटाले किए हैं, गौ माता के करोड़ों रुपए इन्होंने जो खाए हैं, उसका जवाब इन्हें बराबर मिलेगा। और जो इन्होंने 250 से ज्यादा मध्य प्रदेश में घोटाले किए हैं, उसका भी जवाब इनको बराबर मिलेगा। अब केंद्र में जो भी सरकार आएगी, वो इतनी लीनियंट नहीं रहेगी कि इनको जो है इनको सजा ना दी जाए, इनको बराबर जवाब दिया जाएगा इनके घोटालों का। ठीक है, जो इन्होंने बोया है वो इनके काटने का समय आ रहा है। ठीक है, जो बोया है वो काटा जाएगा, निश्चित रूप से सभी के लिए बात लागू होती है। महेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि चूंकि हम बात कर रहे हैं कि संकल्प पत्र की खूबियां गिनाई गई हैं, खूबियां बताई गई हैं। एक दिन पहले संकल्प पत्र जारी होता है, दूसरे दिन संकल्प पत्र की खूबियां राज्यवार अलग अलग बताई जाती हैं और उसमें यह शामिल किया जाता है कि हर राज्य को, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को इस घोषणा पत्र से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, संकल्प पत्र से, क्योंकि उसमें जहां एक तरफ पर्यटन के विकास की बात कही गई, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही, मेडिकल पर्यटन की बात कही गई है, साथ ही ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश के हर गरीब को, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, उसको आवास मिलेगा और पक्के मकान में वो रहने लगेगा। इस तरह की बातें कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में या न्याय पत्र में शामिल नहीं कर पाई क्या?
सबसे पहले योजना बनाना बहुत सरल है, उसको जी। इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। जी बीजेपी इज ए गुड प्लानर बट नॉट प्रॉपर इम्प्लीमेंटिंग इन द ग्रास रूट लेवल। ओके जैसे गुड गवर्नेंस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड में पूरे देश में 17वां नंबर है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल और 169 टारगेट है। इन्होंने पिछली जो संकल्प अपना 2019 के चुनाव में लाया था, उसमें इन्होंने खाद्य सुरक्षा की बात की थी, द्वितीय हरित क्रांति की बात की थी। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश का फूड सिक्योरिटी में 7वां नंबर है। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज साबित हो सकती थी, वो ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। जैसा कि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी के समय जब फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से पूरे देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, आज आप देखेंगे डीआरडीओ कांग्रेस के समय 58 में बना, इसरो 69 में कांग्रेस के समय बना। आप मुझे एक उपलब्धि बताइए पिछले 10 साल की जो इन्होंने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में किया हो। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 इसरो के तहत छोड़ा गया, चंद्रयान 3 तो वैसे भी छोड़ना था, बस इन्होंने ले लिया। अगर इनका बस चलता तो ये चंद्रयान 3 में बैठ के भी चले जाते हैं कि चंद्रयान 3 हमने छुड़ाया। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीकों की राजनीति करते हैं। कब इनको सेना को आगे लाकर राष्ट्रवाद चलाना है, कब धार्मिक आधार पर राजनीति करके आपसी ध्रुवीकरण को जो है कहीं ना कहीं अभी आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी बात बोली कि 64% जो परसेंट शेयर है जी वो कहीं ना कहीं उसका ध्रुवीकरण हो जाता है वोटों का, इस वजह से जो है सरकारें बन जाती है। ठीक है। निश्चित तौर पे इन्होंने अपने संकल्प प्रस्ताव में जो भी बातें रखी हैं जी वो अगर इम्प्लीमेंट होती है और जनता तक पहुंचती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। परंतु सिर्फ वो लिखी हुई है और उसके शब्दों की आत्मा जो है वो जमीन तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और गरीब कमजोर तबका, मध्य प्रदेश वैसे भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्ड एरिया है, यहाँ पर चीजें डेवलप जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रही। कांग्रेस के समय में जो 55 लाख करोड़ का कर्जा था वो आज बढ़कर 200 लाख करोड़ का हो गया। ठीक है। ये देश के ऊपर कर्जा है और पहले देश है, उसके बाद कोई राजनीतिक पार्टी है, उसके बाद कोई व्यक्ति है। देश से बड़ी भाजपा नहीं है, ठीक है, देश से बड़े मोदी जी भी नहीं है। तो जो भी चीजें हो वो भारत को ध्यान में रखकर, भारत को राष्ट्र को ध्यान में रखकर ये चीजें होती हैं। ठीक है, सब राष्ट्र सबसे पहले, देश सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद में है। इलेक्शन जी चूंकि समय की सीमा है, कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहता हूँ एक दो बातों पर। एक तो मंजरी जी ने चर्चा की शुरुआत में कहा कि हमारा रिपोर्ट कार्ड भी है, हमने ये भी बताया कि 10 साल में हमने क्या किया। दूसरा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो बात कही है कि ये 2047 तक का विजन है। यदि हम बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की कि 2024 में चुनाव है, फिर 29 में होगा, फिर उसके 10 साल बाद 39 में होगा, फिर 49 में होगा, ये 47 2047, इसको क्या वन नेशन वन इलेक्शन से जोड़ा जाए? क्योंकि 2027 में परिसीमन लागू होगा, तो 2027 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही हैं, इसलिए वो 2047 तक की बात कही गई है। व्हाट अबाउट योर थिंक अबाउट दैट? देखिए, यहाँ पर अगर हम इंटरनल रूमर्स को हवा देने की कोशिश करें तो ये भी कहा गया है कि परिसीमन के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज से लेके पार्लियामेंट का एक ड्यूरेशन जो 5 साल का है वो भी बढ़ के 8 साल तक किया जाएगा। ये एक इंटरनल डिस्कशन है, हालांकि इसके ऊपर हम ज्यादा अभी तवज्जो इसलिए नहीं देना चाहेंगे क्योंकि ये तब जाके फॉर्मुलेट प्रॉपरली होगा जब एक प्रॉपर उसके लिए हाई लेवल कमिटी होगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन इज समथिंग जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में वन नेशन वन इलेक्शन हमें कॉमन इलेक्टोरल रोल की तरफ तो ले जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। इससे हम वेरिफिकेशन ऑफ वोटर कर सकते हैं, हम जेन्युइन वोट्स की बात कर सकते हैं। खामियामी इंडिया में सिर्फ अकेले इलेक्शन में ईवीएम से संबंधी अगर विपक्ष सवाल उठाते तो उससे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन के साथ साथ जो वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव में काफी बड़ा प्ले रोल होता है, उसके लिए तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव है, यहाँ एक अप्रिसिएशन का पात्र बनता है बीजेपी का ये मैनिफेस्टो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यहाँ पर और भी ज्यादा भाजपा को एक ओपन फ्रंट देता है विपक्ष को प्रहार करने के लिए। वो ये है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं फ्रीडम की, या फिर के सारे इंस्टीट्यूशंस जो संविधान के अंदर बनाए गए वो अपने क्षेत्र में फ्री हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट से लेके, जिसमें से अब नेता प्रतिपक्ष नहीं है चीफ जस्टिस के, और उससे
कलीजियम के ऊपर हमला करने की कोशिश की वजह से किरण रिजिजू और उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनको पद से भी जाना पड़ा। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर जो एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए उसके ऊपर आज तक कभी कुछ प्रॉपरिटी नहीं करेगी, क्योंकि हो ये गया है कि ये कॉमन प्रैक्टिस बन गई है लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कि सांसद इधर से उधर हो रहे हैं, विधायक इधर से उधर हो रहे हैं और गवर्नमेंट्स पलट रही हैं। ये अब जाके बहुत सिंसियरली एक बड़ा मुद्दा बन गया, तो इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन लाना इतना आसान नहीं है और ना ही इसके ऊपर अभी तक कोई बात करी गई है। अच्छा, जहां तक हम इसकी बात करते हैं, करप्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से हम जोड़ सकते हैं, वो ये है कि कैग की जो हमारा ऑडिटर जनरल है, जो इनकी इंडिपेंडेंस है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बता सकते हैं आपको कि हाँ स्टेटिस्टिकली करप्शन यहाँ रिलाई करता है, यहाँ पर बैकड्रॉप से। और कई बार पिछली सरकारें, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट हो, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो इंस्टीट्यूशन द्वारा कैग द्वारा दिए जाते हैं, इनके बेसिस पे बेहतर फॉर्मुलेशंस किए। फॉर एग्जांपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो भारत का बनाया गया, इसे स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन ने बनाया और उसी की वजह से हम बता पाए कि हाँ सर्टन इतने करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आए। हालांकि इसमें यह भी आर्गुमेंट लगता है कि हाँ इसके ऊपर जो इंडेक्सेस जोड़े गए हैं उससे डाटा को मैनिपुलेट किया गया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट यहाँ पर अगर कैग की इंडिपेंडेंस पे ध्यान नहीं दिया गया तो करप्शन से लड़ाई कैसे होगी, उसका एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन कैसे होगा, वन नेशन वन इलेक्शन में होगा तो एक व्यक्ति की प्राथमिकता क्या भारत के लोकतांत्रिक संविधान जो विचारधाराओं से रिलेटेड है। विलक्षण जी, व्हाट यू थिंक अबाउट गारंटी की गारंटी? See, comes down to the fact that it will be implemented because it all comes to play कि अगर आपके पास संख्या है तो आप डिसाइड कर सकते हैं। यही पूरा का पूरा गेम है और यहीं पे इसीलिए फोकस होता है कि हर बार 300 पार से 400 आ जाता है, नहीं आता तो मार्जिन में 370 का भी होता है। जैसे जैसे अगर परिसीमन के बाद मान लीजिए 800 भी हो जाएगा तो 500 का भी आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। गारंटी का आधार इस बात पे है कि बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरी है कि हम इतने संख्या नंबर ला सकते हैं और उन्होंने हैवी डिसीजंस, खतरनाक डिसीजन लेने में भी कोई संकोच या डर नहीं है। ये एक लीडरशिप है जो जनरल पब्लिक एडमायर करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। सही कहा आपने कि ये चीज़ें, इसके पीछे भी देखना होगा कि एक्चुअल में इसका प्रभाव कहाँ होगा और इसके प्रभाव, दुष्प्रभाव, सुप्रभाव कहाँ तक कितने पड़ने वाले हैं। हालांकि राजनीतिक दल कोई भी हो, वो जीत की उम्मीद से, सरकार बनाने की उम्मीद से मैदान में उतरते हैं और सबके अपने अपने आंकड़े होते हैं, बहुमत का आंकड़ा, और जो मैजिकल फिगर है उसको हर कोई छूना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है, ये तो जनता तय करती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। मंजरी जैन जी, महेंद्र अमूल्य जी, रीना सक्सेना जी, विलक्षण सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात कर रहे हैं हम कि संकल्प पत्र की खूबियां, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ये कह रहे हैं कि सुशासन पर केंद्रित यह संकल्प पत्र 2047 के विकसित भारत का संकल्प पत्र है, और उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले जो घोषणाएं की हैं वो पूरी की हैं, उन संकल्पों को पूरा किया है। इसलिए संकल्प पत्र लेकर के हम देखना है कि जनता न्याय पर कितना भरोसा करती है और संकल्प पर कितना विश्वास करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।